सुप्रभात मित्रों, आज है 28 जुलाई 2022। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए 10 महीने अभी भी बचे हुए हैं। हम दोस्तों जो आज की न्यूज़ हैं, आज हम एडिटोरियल जो हैं आज उन्हें एनालिसिस करने वाले हैं। आज 10-11 एडिटोरियल हैं दोस्तों, आज उन्हें सबको हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज थोड़ा क्लास लंबा होने वाला है दोस्तों। तो जैसा कि डेली की तरह आज आपने क्या टारगेट बनाया है वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ओके फ्रेंड, चलते हैं हम अपने एडिटोरियल की ओर दोस्तों, न्यूज़ एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। पहला है हमारा दोस्तों फ्लैग कोड। ठीक है, पहला हमारा न्यूज़ क्या है दोस्तों? फ्लैग कोड। तो फ्लैग कोड क्या है दोस्तों, इसके बारे में बातें करेंगे। जो ध्वज संहिता आई है उसके बारे में, जो चेंजिंग हुई है उससे बात करेंगे। फिर तमिलनाडु क्लाइमेट मिशन के बारे में बात करेंगे। फिर फिलिस्तीन रिफ्यूजी जो है उसके लिए जो भारत ने हेल्प किया है फिलिस्तीन में रिफ्यूजियों के लिए, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। फिर वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड इंडियन नेशनल इंदरमित गिल एज चीफ इकोनॉमिस्ट, यानी इंदरमित गिल जी को चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक में अपॉइंटेड किया गया है दोस्तों। ठीक, फिर फिफ्थ हमारा है इन द शैडो ऑफ लीजेंड, बुक फैजल फारूकी की है, आई हुई है नई बुक, उसके बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जापान के सकुराजिमा वोल्केनो के बारे में दोस्तों। फिर 5 न्यू रामसर साइट इन इंडिया 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। 8th टॉपिक है हमारा दोस्तों 36 नेशनल गेम्स के बारे में बात करेंगे। फिर EU इमरजेंसी प्लान के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, EU इमरजेंसी की जो प्लान है उसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर ब्रिटिश की न्यू होम मिनिस्टर बनी है प्रीति पटेल, उनके बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड। क्लियर? हमारा जो 11th एक और टॉपिक और है दोस्तों, यहाँ नीचे थोड़ा 11th टॉपिक है दोस्तों हमारा 11 टॉपिक दोस्तों हमारा रहने वाला फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, यानी पहली बार हिस्ट्री में क्या हुआ है। तो नेपाल के साथ हम लोगों ने पहली बार सीमेंट का निर्यात किया है, उस न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, तो दोस्तों आज का हमारा इतना टॉपिक है फ्रेंड, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो 1 मिनट दोस्तों, स्लाइड को सेव कर दें। ओके फ्रेंड, थोड़ा सा वेट। क्लियर, चलते हैं दोस्तों हम लोग न्यूज़ की तरफ। ओके फ्रेंड, तो आज की जो न्यूज़ है इन सब पर हम आज चर्चा करेंगे फ्रेंड। आज थोड़ा न्यूज़ ज़्यादा हो गया था, ठीक है फ्रेंड, तो लेकिन हम लोग पूरे न्यूज़ को देखेंगे क्या क्या है न्यूज़ में। ठीक है फ्रेंड, एक भी आपका टॉपिक नहीं छूटने वाला है, तो आप यहाँ से पढ़िए और अच्छे से स्कोर कीजिए अपने एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे की ओर चलते हैं फ्रेंड। तो दोस्तों जैसा कि पहला हमारा टॉपिक था क्या कि मतलब कि अब जो इंडिया का जो फ्लैग है, फ्लैग कोड, वो अब उसमें कुछ 2 चीज़ें चेंजिंग की गई हैं। पहले एक ये था दोस्तों कि जो हमारा फ्लैग होता था वो स्पेशल डे पर, जैसे कि 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे, इन सब पर क्या किया जाता था दोस्तों, फहराया जाता था। ठीक है, लेकिन बट उसमें सुधार किया गया है दोस्तों कानून में। 2005 का ये कानून था, उसमें 2 चीज़ें सुधार की गई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वो जो 2 चीज़ें सुधार की गई हैं उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो पहला सुधार यही हुआ है दोस्तों कि अब 24 घंटे जो इंडिया का फ्लैग है वो फहराया जा सकता है एनी टाइम। ठीक है, और दूसरा चीज़ पहले क्या था हमारे इंडियन फ्लैग में दोस्तों कि जो इंडिया का फ्लैग है वो सूती कपड़ों से बनता था, यानी जो हाथ से काते हुए सूत थे उनसे, जो हाथ से काते हुए सूत थे उनसे काटा जाता था। ठीक है फ्रेंड, तो जो हाथ से काते हुए सूत थे उनसे मतलब कि ये किया जाता था, बनाया जाता था। बट अब क्या होगा, पॉलीएस्टर से भी बनाए जाएंगे, ये जो फ्लैग है पॉलीएस्टर से भी बनाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, पॉलीएस्टर का। तो ये चीज़ें 2 चीज़ें सुधार हुई हैं कि मतलब 24 घंटे कभी भी तिरंगे को फहराया जा सकता है। पहला ये सुधार हुआ है। दूसरा, जो केवल सूत से बनता था, हाथ से काटे हुए सूतों से, तो उसके अलावा भी पॉलीएस्टर के कपड़ों से भी बन सकते हैं ये। ठीक है, सिंथेटिक फाइबरों से भी बनाए जा सकते हैं इंडिया के फ्लैग। तो बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार ने घर घर तिरंगा कार्यक्रम का ऐलान किया था, ये आपको पता है दोस्तों, 11 से 17 अगस्त के बीच में, यानी हर घर में तिरंगा फहराया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अपील की थी लोगों से भी, पूरे देशवासियों से, कि हर घर में 11 से 17 के बीच में दोस्तों हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत ये बातें सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा सभी को आदेश दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, हर भारतवासियों को। हाँ, इसको लेकर झंडा में कुछ, यानी इसी कार्यक्रम को लेकर झंडा संहिता था, फ्लैग कोड, उसमें कुछ चेंजिंग की गई है। ठीक है फ्रेंड, इसमें कुछ चेंजिंग की गई है। आपको बता दें, जो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है दोस्तों, उसके तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो केंद्रीय सचिव जी हैं उन्होंने मतलब सभी राज्यों को एक पत्र के थ्रू ये मतलब बातें कही हैं। ठीक है दोस्तों, ये बातें बताई हैं कि भारतीय झंडा संहिता 2002 था और राष्ट्रीय गौरव का जो अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत जो भी मतलब कि प्रावधान थे
ध्वजा संहिता को लेकर, ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, उसमें दोस्तों क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। एक ये पत्र के थ्रू ये मतलब कि ये संशोधन किया गया है दोस्तों भारतीय झंडा संहिता में, ठीक। ये संशोधन जो हुआ है दोस्तों 20 जुलाई 2022 को हुआ है, एक आदेश के जरिए ये संशोधन अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है फ्रेंड। इसके लिए कोई पर्टिकुलर मतलब कि बिल पास नहीं किया गया लोकसभा में, ठीक है दोस्तों, ये पर्टिकुलर एक आदेश के थ्रू ये काम हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। बात कर लेते हैं दोस्तों क्या कहती है भारतीय ध्वजा संहिता, कैसे फहराएं तिरंगा, ठीक है फ्रेंड। तो जो नियम है 2005 का जो भारतीय झंडा 2002 का जो सॉरी दोस्तों 2002 का जो भारतीय झंडा संहिता था, उसके भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 को अब इस तरह पढ़ा जाएगा। किस तरह पढ़ा जाएगा देख लेते हैं दोस्तों। जहाँ झंडा खुले से प्रदर्शित किया जाता था, यानी जहाँ झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता था या किसी नागरिक के घर में प्रदर्शित किया जाता था, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। मतलब पहले जो झंडा था वो किसी खुले स्थान में या फिर घर के किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता था, अब इसे 24 घंटा कहीं भी कभी भी फहराया जा सकता है। इससे पहले जो प्रावधान था दोस्तों, इससे पहले लिखा था इस प्रावधान में 2002 के भारतीय झंडा संहिता प्रावधान में 2002 के में लिखा था दोस्तों कि सूर्योदय और सूर्यास्त तक ही फहराने की अनुमति थी, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक होने से पहले तक ये झंडा फहराने की अनुमति थी। अब यही चीज़ें चेंज की गई हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए क्या संशोधन किया गया है। तो भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा 2.2 खंड 11 को चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया है दोस्तों, ठीक है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वाला जो कथन था उसको इरेज कर मतलब हटा करके 24 घंटे मतलब कि झंडा फहराया जा सकता है, ये सुधार किया गया है, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह झंडा संहिता का एक नया प्रावधान में और बदलाव किया गया है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। पहले क्या था कि राष्ट्रीय ध्वज जो होता था हाथ से काता हुआ या बुना हुआ जो हुआ होता था, लेकिन अब क्या होगा, मतलब हाथ से काता हुआ जो होते थे, सूत होते थे, है ना दोस्तों, उनसे से बुने हुए कपड़े के ही मतलब कि झंडा बनता था। बट अब क्या होगा दोस्तों, कपास या पॉलिएस्टर या ऊन के रेशमी या खादी से बना होगा, ऐसा था मतलब ये जो झंडा होता था ये हाथ से कपास पॉलिएस्टर या ऊन या रेशमी से बना हुआ बने हुए कपड़े का, खादी कपड़े का ये झंडा बनता था। बट अब क्या होगा दोस्तों, मशीन से बनेगा, मतलब हाथ से भी ना बना हुआ रहेगा तब पर भी चल जाएगा ये झंडा। पॉलिएस्टर ना दोस्तों, पॉलिएस्टर की होनी चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये मशीन से भी बनी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यही 2 सुधार इस पूरे झंडा यानी फ्लैग कोड में किया गया है फ्रेंड, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। जैसा कि इससे पहले जो मतलब झंडा में कुछ नियम थे, झंडा तिरंगा फहराने के जो इससे पहले नियम थे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो दोस्तों चेंजिंग हुई बस यही 2 चीज़ें चेंजिंग हुई, बाकी सब वही हैं। जो झंडा के नियम थे बाकी सब वो वही हैं, केवल यही 2 चीज़ चेंज हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो बात कर लेते हैं जो झंडा का प्रावधान था 2002 के तहत, जो भारतीय झंडा संहिता 2002 के तहत वो क्या क्या प्रावधान थे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी तक झंडा को हाथ से काते और बुने गए ऊनी, सूती और सिल्क से या खादी से बना होना चाहिए था, मगर अब सरकार ने इसे अमेंडमेंट किया है और पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है, ये सुधार हुआ, ठीक है। दूसरा बात है दोस्तों, झंडे का जो आकार है वो आयताकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल शेप में। एक क्या देखेंगे दोस्तों, जो झंडे का आकार है वो रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक है। रेक्टेंगल शेप आप जानती हो दोस्तों, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और जो इसका रेशियो था 3:2 होना चाहिए था। केसरिया रंग क्या होता है दोस्तों, वो ऊपर होता है, ग्रीन कलर्स नीचे होते हैं, कभी भी केसरिया रंग नीचे नहीं हो सकता, ठीक है फ्रेंड, झंडे का। और बता दें दोस्तों तीसरी बात क्या है, ये पहले इसमें क्या था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही तिरंगा फहराया जा सकता है, यही बातें अब चेंज की गई हैं दोस्तों। इसे 24 घंटे कहीं भी फहराया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, कभी भी फहराया जा सकता है। आपको बता दें झंडे को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखा जा सकता, ठीक है दोस्तों, झंडे को कभी ज़मीन पर रखना भी नहीं चाहिए दोस्तों, और झंडे का आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि जो झंडा है उसे कभी आधा झुकाकर नहीं फहराया जाता। कुछ जो सरकारी इमारतें हैं वहाँ पर झंडे आधे झुकाकर फहराने के आदेश जारी किए गए हैं दोस्तों, लेकिन और जो वैसे जगह हैं या फिर इमारतें हैं वहाँ पर झंडा आधा झुकाकर नहीं फहराया जा सकता, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं दोस्तों, चौथी बात क्या है कि झंडे को कभी पानी में डुबाया नहीं जा सकता और फिजिकली डैमेज इसे नहीं कर सकते आप, ठीक फ्रेंड। झंडे को किसी भाग को जलाने या नुकसाने के अलावा आप मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड, यानी झंडे को आप एब्यूजिंग नहीं कर सकते, इसे जला नहीं सकते, इसे पानी से भिगा नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। झंडे के बारे में भला बुरा भी आप नहीं कह सकते, ये झंडे का अपमान है एक तरह से। आपको बता दें दोस्तों कि जो झंडा है उसे व्यापारिक रूप में, कमर्शियल रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर इसे किसी वस्त्र या फिर मतलब कि कोई भी शख्स किसी इस झंडे को दोस्तों वस्त्र के रूप में नहीं पहन सकता पूरे बॉडी पर ना, और इसे मूर्ति में नहीं लपेटा जा सकता, या किसी मृत व्यक्ति को, जैसे शहीद जो हुए हैं आर्मी के लोग हैं उनके बॉडी पर लपेटा जा सकता है, किसी अदर अन्य व्यक्ति जो आर्मी में नहीं है उनके बॉडी पर ये झंडा नहीं लपेटा जा सकता, क्लियर फ्रेंड। आगे चलते हैं, ऐसा करने पर जो है कि मृत व्यक्ति के शरीरों पर लगाने से, वस्त्र की तरह पहनने पर, और दोस्तों बता दें कमर के नीचे झंडा को कभी भी मतलब शो नहीं कराया जा सकता, ठीक है। कमर के नीचे मतलब आप कहीं यहाँ पर पॉकेट में झंडा लगा दें या फिर लेग में, ये सब नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसे
तो कमर के नीचे आपको पता होना चाहिए। तिरंगे के यूनिफॉर्म के रूप में पहनना गलत है दोस्तों, आपको बता दिया जाए। कमर के नीचे तिरंगे का कपड़ा नहीं पहन सकते आप दोस्तों, यह तिरंगे का अपमान है, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो। आपको बता दें दोस्तों कि जो तिरंगा है उसको अंडरगारमेंट के रूप में या रुमाल के रूप में या कुशन के रूप में यूज़ नहीं कर सकते आप। रुमाल के रूप में तिरंगे का यूज़ नहीं कर सकते, ये तिरंगे का अपमान में आएगा, ठीक है फ्रेंड। आपको बता दें अगला नेक्स्ट बात क्या है दोस्तों कि जो तिरंगा है उस पर कोई लेटर्स नहीं लिख सकते आप, ठीक है फ्रेंड। जैसे इसे जो ये जो तिरंगा झंडा है ये राष्ट्रीय दिवस, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराए जाने से पहले उसमें फूल और पंखुड़ियाँ रखना कोई आपत्ति की बात नहीं है। यानी जो झंडा फहराया जाता है उसमें फूल और पंखुड़ियाँ रखना, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। अगर आप इसे पर्टिकुलर डेली मतलब की लाइफ में उसमें फूल और पंखुड़ियाँ लपेटे रहते हैं तो ये गलत होगा। और दूसरी बात कि उसमें कुछ भी लिख नहीं सकते आप झंडे में, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं हम। किसी कार्यक्रम के वक्त उसे मेज़ पर मतलब कि नहीं रख सकते आप, मेज़ पर लिटाकर बिछाकर झंडे को नहीं रख सकते। मंच को सजाने के लिए झंडे का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। गाड़ी, रेलगाड़ी या वायुयान के छत या बगल या पीछे किसी हिस्से को ढकने के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते झंडे को। इमारत में पर्दा लगाने के लिए भी आप झंडे को यूज़ नहीं कर सकते। आपको बता दें दोस्तों कि झंडे को फहराए गए झंडे की स्थिति सम्मानजनक बरकरार होनी चाहिए। जो फहराया गया झंडा है वो मैला नहीं होना चाहिए दोस्तों, ना मैला नहीं होना चाहिए और फटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसे एकांत में अगर मान लीजिए कोई भी झंडा फट भी जाता है तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। लेकिन वो झंडा फहराया जाता है उसे कभी मैला नहीं करना है दोस्तों, मैले झंडे को फहराना भी नहीं है, ये अपमान होता है झंडे का, ठीक। हम बात कर लेते हैं आगे दोस्तों। तो आगे जो है जो झंडा होता है तो झंडा जो होगा दोस्तों वो जो श्रोता होगा, अगर श्रोता का माउथ आगे की ओर है, फ्रंट की ओर है, तो उसके दाहिने साइड में ये फ्लैग को क्या करना होगा, फहराना होगा फ्रेंड, फ्लैग फहराया जाएगा। नहीं तो अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो जो झंडा होगा दोस्तों वो इस इसके इसके पीछे अगर कोई वॉल है तो इसे हॉरिजेंटली रूप में इस झंडे को इस व्यक्ति के सर के ऊपर मतलब इस व्यक्ति के ऊपर मतलब होना चाहिए झंडे का। ये अगर कोई भी पर्टिकुलर कोई भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है दोस्तों, उसके पीछे ऐसे झंडा होना चाहिए और उसके बॉडी से ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड। आपको बता दें 11वां पॉइंट है दोस्तों, इसमें आपको बताते चलें तो 11वां पॉइंट है, 11वां पॉइंट है कि दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से जो इंडिया का झंडा है उस झंडे को अदर किसी मतलब कि झंडे को इंडिया के झंडे से ऊंचा नहीं रखा जा सकता, ठीक है फ्रेंड। वो तो ओलंपिक में जो जीतता है गोल्ड मेडल उसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वो होता है, बट अगर आप इंडिया के झंडे को अगर इंडिया में किसी अदर कंट्री के झंडे को उससे ऊपर करते हो तो आप ये अपमान होगा एक तरह से इंडिया के झंडे का। क्लियर फ्रेंड। जैसा कि आपको बताया दोस्तों जो चीज़ें 2 चीज़ें अमेंडमेंट हुई वो वाला टॉपिक आपको याद होना चाहिए, आपको लर्न होनी चाहिए, आप एग्जाम में लिखने के आपके काम आ सकता है एग्जाम के उससे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा तमिलनाडु जो जिला है वो जलवायु परिवर्तन मिशन, यानी हर जिला में मतलब कि तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है, एस्टेब्लिश की है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये 38 जिलों में मतलब कि इसको लागू किया गया है तमिलनाडु सरकार द्वारा, आपको बता दें दोस्तों। तो जमीनी स्तर पर सरकार की प्रक्रिया के मजबूत करने के उद्देश्य से तमिलनाडु सरकार ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है, आपको बताते चले फ्रेंड। तो विशेषज्ञों का मतलब ये जो विशेषज्ञ हैं जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो भी विशेषज्ञ हैं तमिलनाडु के इस कार्यक्रम मिशन की दोस्तों सराहना भी की है और वहाँ के जो लोग मतलब कि जलवायु परिवर्तन में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने भी मतलब इसके रिपोर्ट को मतलब आदेश जारी किया है, एक आदेश के रूप में जारी भी किया है, ठीक है फ्रेंड। आपको बताते चले 2021-22 के बजट में तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए का परिव्यय की घोषणा की गई थी। यानी तमिलनाडु ने दोस्तों 2021-22 के बजट में 500 करोड़ रुपए के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए ही केवल मतलब परिव्यय यानी खर्च करने के लिए घोषणा की थी। आपको बता दें दोस्तों कि जो जलवायु परिवर्तन अनुकूल समन और गतिविधियों के कार्यों और ध्यान को केंद्रित करेगा। 2 दिन पहले सरकार ने 38 जिलों में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इस मिशन का गठन किया है, ठीक है। एक अग्रणी पहल के में तमिलनाडु सरकार ने ये पहल मतलब तमिलनाडु मतलब फर्स्ट स्टेट भी बना है जलवायु परिवर्तन मिशन को लेकर 38 जिलों में ये काम करने वाला तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट भी बना है इंडिया का दोस्तों, आपको बताते चले, ठीक है। ये मिशन जो है निदेशक के रूप में जिला कलेक्टरों द्वारा मिशनों का नेतृत्व किया जाएगा, यानी जो जिला के कलेक्टर होंगे दोस्तों इस मिशन का क्या करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज लीडरशिपिंग करेंगे, नेतृत्व करेंगे। सभी डीएफओ अतिरिक्त रूप से जलवायु अधिकारी होंगे, जो सभी डीएफओ होंगे वो अतिरिक्त रूप से जलवायु के अधिकारी होंगे। आपको बताते चले फ्रेंड कि जो ये कार्य तमिलनाडु के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो हैं और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन और वन सुप्रिया साहू ने ट्वीट किया है इस बात को लेकर, यानी इसको मतलब इस स्कीम को इस मिशन के बारे में, ठीक है दोस्तों, ये ट्वीट कर भी बताया है दोस्तों। तमिलनाडु सरकार ने जिला स्तरीय मिशन गतिविधियों के लिए 3.80 करोड़ रुपए दिए हैं। ये तमिलनाडु सरकार ने कितने रुपए दिए हैं दोस्तों, 3.80 करोड़ रुपए दिए हैं इस जिला स्तरीय मिशन के लिए, ठीक है फ्रेंड। आगे बात करते हैं चेन्नई के मौसम के बारे में व्यापक रूप से अनुसरण किए जाने वाले ब्लॉग लेखक श्रीकांत ने इसे अच्छा विकास करार दिया है, ठीक है फ्रेंड। जो चेन्नई के मौसम के बारे में व्यापक रूप से अनुसरण किए जाने वाले ब्लॉग लेखक है श्रीकांत जी ने, उन्होंने मतलब इसे अच्छा विकास की ओर बताया कि मतलब कि ये अच्छी नीति बताई है, ठीक है दोस्तों। सरकार जिस तरह से संबोधित करना चाहती थी उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि
चेन्नई में बारिश बहुत लोकप्रिय रूप है, मतलब कि दोस्तों जो चेन्नई में बारिश के रूप में लोकप्रिय है, यानी जो चेन्नई है बहुत ही बारिश वहाँ पर होती है, तो वो लोकप्रिय भी है। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि कहा कि जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, जिला मिशन उस बड़े एजेंडे का हिस्सा है जिसे सरकार जलवायु अनुकूल तमिलनाडु बनाने के लिए 360 डिग्री दृष्टिकोण अपना रही है। उन्होंने सरकार की सराहना की है इस काम के लिए और कहा है कि सरकार ने, मतलब तमिलनाडु सरकार ने 360 डिग्री दृष्टिकोण अपना रही है। ठीक है दोस्तों, इसे जिला स्तर पर लेकर, मतलब 360 डिग्री मतलब कहने का मतलब हर जगह ये मिशन को लागू करने के लिए पूरा भरसक प्रयास कर रही है सरकार। ठीक है, कंप्लीटली आपको बताते चले, उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप जलवायु परिवर्तन के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं तो आप आपदाओं के लिए बेहतर तरीके से भी तैयार हैं। उन्होंने बताया कि अगर आप जलवायु परिवर्तन के लिए आप रेडी हैं तो आप आपदाओं से भी बचने के लिए रेडी हैं, उन्होंने ये बताया। आखिरकार उम्मीद है कि जो जिलेवार प्रकोष्ठ सुनिश्चित करेंगे, यानी ये जो जिलेवार तरीके से, मतलब ये जमीनी स्तर पर इस बात को लाया गया है और लोगों को अवगत कराई गई है, ये असल में अपने आप में एक बहुत ही बड़ी, मतलब कि अचीवमेंट है तमिलनाडु सरकार के लिए। उन्होंने ये भी बातें कही। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के प्रोफेसर जनक राजन ने जिला स्तर पर पहली बार हो रहे सकारात्मक कदम का स्वागत भी किया है, लेकिन उन्होंने कुछ सावधानियों को भी बताया है। ठीक है, लोगों और सरकारी तंत्र की क्षमता निर्माण को जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जनक राजन ने कहा है कि डीसी सहित कितने जिला स्तर के अधिकारी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है, यानी उन्होंने बताया कि कितने बहुत सारे अधिकारी जलवायु परिवर्तन से अवगत हैं, वैश्विक प्रभाव क्या है इसके बारे में अधिकारी जानते हैं, स्थानीय मुद्दे भी क्या हैं आपको पता होना चाहिए, और आप क्या योजना बना रहे हैं हासिल करने के लिए और किस समय तक हासिल आप करेंगे इसे। इसके अलावा यदि प्रत्येक जिले के लिए कोई जोखिम और भेद्यता आकलन नहीं है तो आप कैसे जानते हैं कि किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना है। तो दोस्तों इन्होंने सरकार की सराहना इन्होंने भी की। जनक राजन ने भी कहा कि सरकार ने जिस तरीके से, मतलब लोगों को, मतलब कि अवेयरनेस ये फैलाई है, जिला स्तर पर काम करने के लिए अवेयरनेस फैलाई है, ये मिशन चालू किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। ठीक, उन्होंने ये कहा कि सरकार मतलब एक जन को उनको जलवायु परिवर्तन के कंडीशन से, हालातों से, मतलब परिचित करा रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने ये बातें रखी अपनी, और इन्होंने कुछ वैसे फैक्ट भी बताया। उन्होंने ये भी आशा व्यक्त किया, उन्होंने मतलब कि दूसरे पक्ष भी रखे हैं, जैसे कि एक दूसरा पक्ष भी रखा, लोगों, मौसम की स्थिति और जलवायु परिवर्तन। उन्होंने ये कहा कि जो लोग हैं वो मौसम की स्थिति और जलवायु परिवर्तन के बीच अंतर भी नहीं कर सकते, यानी जो मौसम है और जलवायु परिवर्तन है उसके बीच क्या अंतर है वो जनक राजन ने बताया कि लोग इसका मतलब डिफरेंस नहीं कर सकते, लोग समझ नहीं सकते कि जलवायु परिवर्तन क्या है, मौसम क्या है, इसके बीच डिफरेंस नहीं। तो इन सबको बारीकी से सरकार ने जिस तरीके से लोगों तक पहुँचाया है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा सरकार के लिए अचीवमेंट है। ये बातें आगे इन्होंने कही। ठीक है, उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की है कि जिला मिशनों के गठन से एक समग्र दृष्टिकोण आएगा ताकि अधिकारियों और राजनेताओं ने आपदाओं को लेकर जलवायु परिवर्तन के पीछे छिपना बंद कर दिया, जो स्पष्ट रूप से मानव निर्मित है। ठीक है फ्रेंड, शहरों और बाढ़ स्पष्ट रूप से मानवीय निष्क्रियता, दोषपूर्ण योजना आदि के कारण है। उन्होंने दूसरे पक्ष में बात कही कि जो शहरी बाढ़ है और निष्क्रियता है, ये दोषपूर्ण योजना, यानी जो सरकारी राजनेता होते हैं उनकी दोषपूर्ण योजनाओं के कारण ये सब होते हैं। इसके लिए जलवायु परिवर्तन को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए जलवायु परिवर्तन को आप दोष नहीं दे सकते, यानी जो मानव के द्वारा, गलतियों के द्वारा जो जलवायु परिवर्तन होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उसके लिए आप जलवायु परिवर्तन को दोष नहीं दे सकते। ठीक है फ्रेंड, इन्होंने ये भी कहा दूसरे पक्ष में। तो आपको बताते चलो दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन असल में क्या है। तो जो जलवायु परिवर्तन होता है दोस्तों, ये दीर्घकालिक परिवर्तन है, इन्वायरमेंट में दीर्घकालिक परिवर्तन है दोस्तों। ये आपको बताते चलें कि जैसे जीवाश्म ईंधन, यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसों को जलने के कारण पृथ्वी वातावरण में तेजी से बढ़ती ग्रीन हाउस गैसों के कारण होती है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। ठीक है फ्रेंड, तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या है ये टाइप जरूर करिए। ठीक, उन्होंने ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये गर्मी फंसाने वाली गैसों पृथ्वी और महासागरों को गर्म कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर भी बढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तूफान के पैटर्न में बदलाव और समुद्री धाराओं में बदलाव, बारिश में बदलाव, बर्फ पिघलना, अधिक चरम गर्मी की घटनाएं, आग से सूखा, इन प्रभावों के जारी रखने के कुछ मामलों में मानव स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, जंगलों, कृषि, मीठे पानी की आपूर्ति और समुद्र तटों की समुद्री प्रणालियों को प्रभावित करने का, तेज करने का अनुमान है। ठीक है फ्रेंड, ये बातें जलवायु परिवर्तन के बारे में जो चीज़ें हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ मौसम और जलवायु के बीच अंतर क्या है, ये अवेयरनेस आप भी जान लीजिए दोस्तों। तो थोड़े समय के लिए, कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए तापमान या वर्षा जैसी वायुमंडलीय स्थितियों को संदर्भित करना, यानी उसमें चेंजिंग आ जाना, वो कहलाता है दोस्तों मौसम। क्या कहलाता है दोस्तों, कहलाता है मौसम। ये दिन प्रतिदिन इसे आप अनुभव कर सकते हैं। तो कभी देखते हैं कि एकाएक बारिश हो जाती है, कभी एकाएक धूप निकल जाता है, तो ये मौसम है, ये वेदर है। ठीक है फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट, जो जलवायु जो होता है विशेष स्थान या आमतौर पर कम से कम 30 वर्षों के लिए मौसम का औसत पैटर्न होता है। जो वेदर है उसका एक एवरेज पैटर्न होता है 30 सालों का, मिनिमम 30 सालों के लिए। ठीक है, जो क्लाइमेट है, जलवायु है। ठीक है फ्रेंड, हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जो जलवायु परिवर्तनशीलता है। आप देख सकते हैं कि ये जो दशक हो गया, मौसम से मौसम, साल से साल, ये
मतलब प्राकृतिक भिन्नताओं से मतलब जलवायु परिवर्तित होता रहता है, मतलब लंबे अरसे के बाद। आप एग्जाम्पल के थ्रू पर देख सकते हैं जो पश्चिम उष्णकटिबंधीय प्रशांत में गीले और सूखे मौसमों के वार्षिक चक्र को एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। आप इस पर्टिकुलर पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आप एग्जाम में मेंशन भी कर सकते हैं अपने किसी भी। हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा दोस्तों, फिलिस्तीन रिफ्यूजियों के लिए भारत ने क्या हेल्प प्रोवाइड किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारत ने मतलब कि 4 गुना पहले जो मतलब कि हेल्प करता था फिलिस्तीन के रिफ्यूजियों के लिए, उसका 4 गुना अब मतलब पैसे और मतलब देने के लिए कहा है भारत ने। 4 गुना ज़्यादा पैसे अब और हेल्प देने के लिए भारत ने कहा है, भारत सरकार ने कहा है। तो आपको बताते चलो दोस्तों कि जो 2018 में पीएम मोदी ने आपको नेक्स्ट इधर पेज पर, तो फिलिस्तीन के बारे में पहले आप देख लीजिए दोस्तों पर्टिकुलर मैप में। तो ये वाला जो एरिया, ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये तो पूरा एरिया इजराइल है। तो इजराइल और फिलिस्तीन का मैटर आप जानते हैं दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं मेरे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वाला एरिया है और ये गाजा पट्टी का ही छोटा सा एरिया, ये केवल फिलिस्तीन का एरिया है दोस्तों। और ये जो पूरा एरिया जो थोड़ा ग्रे में देख रहे हैं, ये इजराइल का एरिया है, ठीक है फ्रेंड। तो जहाँ पर मैंने छोटे से ये बनाया है दोस्तों, येलो में थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो हम फिलिस्तीन और ये गाजा पट्टी वाला एरिया ही फिलिस्तीन का है। तो ये फिलिस्तीन के अगल बगल जो कंट्री है, वेस्ट में जो बैंक है, डेड सी है, इससे बॉर्डर से टच करता है, जॉर्डन है कि नहीं है, कौन सा सी है, ये इजिप्ट है क्या है, तो अगल बगल के कंट्रीज के बारे में इस पर्टिकुलर मैप के थ्रू आप देख सकते हैं दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछे भी गए हैं। किसी भी कंट्री के अगल बगल कौन सी सी है, कौन से देश हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए भारत सरकार ने क्या हेल्प दी है। तो आपको बताते चलो फ्रेंड कि जो UNRWA है, एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसके तहत भारत ने राहत कार्य के लिए भारत ने $25 लाख की मदद के लिए मतलब $25 लाख फिलिस्तीन को दी है, ठीक है दोस्तों, UNRWA के तहत, ठीक है फ्रेंड। आपको बता दें अभी $25 लाख रुपए भारत ने दी है, जबकि इसे मतलब $50 लाख देने की आने वाले समय में कही है बात। इससे पहले 2018 की बात करें तो 2018 में भारत ने 12.5 करोड़ रुपए यानी रुपए देने का मतलब वो कहा था, ठीक है। उसे अब बढ़ाकर दोस्तों भारत ने $50 लाख देने की बात कही है। आपको बता दें भारत 2018 में UNRW को $2 करोड़ की सहायता दी थी, $2 करोड़ की सहायता दी थी, ठीक है फ्रेंड, UNRW को। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत की ओर से मिलने वाला सालाना मदद कुल $50 लाख है कि आधी राशि $25 लाख मिल गई है। यानी फिलिस्तीन को जो मतलब कि UNRW के जो प्रवक्ता तमरा अल फिराई है, उन्होंने भारत की प्रशंसा भी, सराहना भी की है। उन्होंने बताया कि जो $50 लाख है उसमें से $25 लाख भारत ने दे दिए हैं, ठीक है दोस्तों, राहत के लिए। और इसके लिए उन्होंने भारत की मतलब आभार भी व्यक्त किया है। भारतीय योगदान से UNRWA के मुख्य बजट में मदद मिलती है। यानी यह राशि फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संचालित हमारे विद्यालयों यानी यहाँ के विद्यालयों, सेवा केंद्रों और मूलभूत सेवाओं के लिए सीधी जाती है। उन्होंने ये बात कही। भारत सरकार ने 2018 में UNRWA के $2 करोड़ की सहायता दी है 2018 में, ठीक है दोस्तों। UNRW में डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सटर्नल रिलेशंस में सरकारी निदेशक करीम आमिर ने भारत की सराहना भी की है। आपको बता दूं जो करीम आमिर ने है दोस्तों, उन्होंने भारत की इस मतलब की सहयोग के लिए सराहना की है। आपको बता दें दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, भारत ने कोविड टाइम में भी बहुत सारे कंट्रीज़ की हेल्प की थी। तो भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी पर चलता है दोस्तों, ठीक है। ये भारत की अपने आप में एक विशेषता है दोस्तों कि हर देश यानी भारत ये नहीं देखता मतलब कौन सी कंट्री कहाँ कैसी है, दुश्मन कंट्री को भी हेल्प करता है फ्रेंड। भले OIC वाले लोग मतलब भारत पे भले आवाज़ उठाते हों या फिर अदर कंट्री जो एनमी कंट्री उठाती हों, लेकिन भारत कितना हेल्पफुल साबित हुआ कोविड टाइम में, ये पूरी दुनिया ने देखा है। और आज के समय में पूरी दुनिया भारत को लोहा मान भी रही है। विदेश नीतियों के जो भारत की इस टाइम विदेश नीति है, फॉरेन नीति है दोस्तों, ठीक है। यही सब बातें दोस्तों आगे मैंने बताया। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री की फिलिस्तीन की यात्रा थी, यानी आपको बता दें जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो फिलिस्तीन की यात्रा किए थे 2018 में। तो दोस्तों उस दौरान उन्होंने बोला था कि भारत ने UNRW के मुख्य बजट में दी जाने वाली भारतीय सहायता को 4 गुना बढ़ाकर यानी $12,50,000 से $50 लाख कर दिया है, ठीक है दोस्तों। उस टाइम मतलब कि जब गए थे तो $12,50,000 था, लेकिन बट अब जो हेल्प की गई है दोस्तों वो $50 लाख की कर दी गई है कि भारत अब आने वाले समय $50 लाख की फिलिस्तीन रिफ्यूजियों के लिए हेल्प करेगा, ठीक है फ्रेंड। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारी टॉपिक जो है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर दोस्तों इंदरमीत गिल जी को बैठाया गया है दोस्तों, मतलब पोस्ट मिली है दोस्तों। ये भारत के रहने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड, भारत के थे, ठीक। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत नागरिक जो इंदरमीत गिल जी हैं
उन्हें मुख्य अर्थशास्त्री विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक में, ठीक है, विश्व बैंक में दोस्तों। अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट की भूमिका, यानी जो इससे पहले जो अर्थशास्त्री अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट थे, उनकी जगह पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये पद मतलब ये संभालेंगे दोस्तों 1 सितंबर 2022 में ये पोस्ट को संभालेंगे, ठीक है। आपको बताते चले इंद्रमित गिल जो थे इक्वेटेबल ग्रोथ फाइनेंस और संस्थानों के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। इक्वेटेबल ग्रोथ और फाइनेंस और संस्थानों के क्या है उपाध्यक्ष हैं दोस्तों, जहां वे माइक्रो इकोनॉमिक्स, लोन ट्रेंड, गरीबी और गवर्नेंस पर काम करने का लीडरशिपिंग करते हैं, नेतृत्व करते हैं। आपको बताते चले जो डेविड मलपास जी हैं, विश्व बैंक के जो अध्यक्ष डेविड मलपास हैं ना, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड मलपास। उन्होंने नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहा कि जो गिल जी हैं, इंद्रमित गिल जी हैं, इस भूमिका में नेतृत्व, अमूल्य विशेषज्ञता और व्यापक आर्थिक असंतुलन, विकास, गरीबी, संस्थानों, संघर्ष और जलवायु परिवर्तन पर देश की सरकारों के साथ काम करने के लिए व्यवहारिक अनुभवों का संयोजन लाते हैं, यानी उन्होंने इनकी सराहना की है, ठीक है। आपको बताते चले नेक्स्ट बातें इनके बारे में दोस्तों। तो उनके जो बौद्धिक योगदान के लिए इंद्रमित, यानी उन्होंने कहा कि विकास अर्थशास्त्र में उनके बौद्धिक योगदान के लिए मतलब मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं इस टाइम बने हैं हमारे इंद्रमित गिल जी हैं। तो वो 1 सितंबर को दोस्तों बता दें कि आपको वो पोस्ट संभालेंगे। तो इससे पहले भी मतलब कि बता दें कि भारत के कौशिक बसु जी हैं दोस्तों, वो बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं, मतलब ना, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम कर चुके हैं। ये 2012 और 2016 तक विश्व बैंक में क्या थे, मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम कर चुके हैं कौशिक बसु जी। आपको ये पता होना चाहिए, यानी जो इंद्रमित गिल जी हैं वो दूसरे नंबर के हैं मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाले विश्व बैंक में, ठीक है। उन्होंने जो इंद्रमित गिल जी हैं उन्होंने ये बात कही कि जो कौशिक बसु जी हैं, मैं उनके मतलब जो योगदान रहे उनके मतलब जो उनके मतलब नक्शे कदम पर मैं चलकर और आगे मतलब जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। उन्होंने आपको बताते चलें कि उनका ये भी कहना है कि जो इंद्रमित जी का कहना है कि मैं उनके मतलब कि कौशिक बसु जी के नक्शे कदम पर चलने का अवसर को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं 1 सितंबर को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में काम शुरू करूंगा, ये उन्होंने इंद्रमित गिल जी ने कहा कौशिक बसु जी पर कमेंट करते हुए, ठीक है दोस्तों। यानी कौशिक बसु जी को लेते हुए, उनको साथ में बोलते हुए कहा कि जो मैं कौशिक बसु जी हैं उनकी तरह ही मतलब उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मैं 1 सितंबर को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में पद संभालूंगा और उपाध्यक्ष के रूप में काम शुरू करूंगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, विश्व बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो विश्व बैंक का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, उनके जो सदस्य देश हैं उनके पुनर्निर्माण और विकास के कार्य में आर्थिक सहायता देना होता है। विश्व बैंक के 5 समूह है दोस्तों, आप उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं हम लोग, जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देते हैं, ठीक है। सदस्य देशों को ये जो 5 समूह होते हैं वित्तीय सलाह देते हैं, ठीक है, वित्तीय सलाह देते हैं, वित्त और वित्तीय सलाह देते हैं। आपको बात बता दें दोस्तों, जो मुख्यालय है वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC में है, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, ठीक है। ये कुछ स्लाइड हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सदस्यता की बात करें तो दोस्तों 189 देश हैं, ठीक है, IBRD के, और 173 देश हैं IDA के, ठीक है, 173 दोस्त हैं IDA के, ठीक है। मुख्य लोग इसमें तो प्रेसिडेंट जो है दोस्तों डेविड मलपास हैं, और अंशुला कांता जी CEO हैं, पेन्नी गोल्डसबर्ग हैं मुख्य अर्थशास्त्री इस टाइम, और कार्मेन रेहांट मुख्य अर्थशास्त्री 15 जून 2020 से थे, ठीक है। पैतृक संगठन की बात करें तो विश्व बैंक समूह है, ठीक है। सिद्धांत इस पे वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, सिद्धांत क्या है, इसकी प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। स्थापना जुलाई 1944, 78 साल हो गए हैं दोस्तों। आपको बता दें, प्रकार बता दें तो मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन, और वैधानिक स्थिति तो संधि, ठीक। और इसका मैंने US मतलब कि मुख्यालय भी, हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC USA में बताया आपको। आगे चलते हैं दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक के ग्रुप जो है विनिर्माण एंड द विकास बैंक, ये पहला ग्रुप है दोस्तों, ठीक। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, तीसरा IDA जिसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFS, चौथा है दोस्तों निवेश गारंटी एजेंसी MIGA, और विवाद निपटान के लिए किए गए मतलब इसके लिए प्रावधान है दोस्तों, ये ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप बनाए गए हैं। ये 6 ग्रुप हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 5 ग्रुप, सॉरी दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम दोस्तों, जो अगला न्यूज हमारा फैसल फारूकी जी हैं, उन्होंने दिलीप कुमार के ऊपर एक बुक लिखी है, इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड नामक बुक लिखी है, ठीक है। ये जो बुक है ये दिलीप कुमार जी के ऊपर है, तो फैसल फारूकी द्वारा ये मतलब ये बुक लिखी गई है, फैसल फारूकी जी द्वारा ये बुकें लिखी गई हैं, ठीक है दोस्तों। दिलीप कुमार के ऊपर ये बुक लिखी गई है, इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड नामक पुस्तक है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, जो फैसल फारूकी जी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये महान अभिनेता फैसल जो फारूकी जी हैं, आपको बताते चले दोस्तों, तो ये भारत के प्रमुख रिव्यू और रेटिंग प्लेटफॉर्म में से एक है, यानी ये फारूकी माउथसट.com के संस्थापक हैं। जो फारूकी जी हैं, फैसल फारूकी जी माउथसट.com के क्या है, संस्थापक हैं, जो भारत के प्रमुख रिव्यू और रेटिंग प्लेटफॉर्म में से एक है,
ना, प्रमुख रिव्यू और रेटिंग प्लेटफॉर्मों में से एक है ये भारत के, जो mouth.com है, mouth.com है वो। ये इनके संस्थापक कौन है? फैसल फारूकी जी हैं, और इन्होंने ही बुक लिखा है, ठीक है, ये लेखक भी हैं फ्रेंड, आपको बताते चले। तो 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार का निधन हो गया था, आपको बताते चले दोस्तों, जो दिलीप कुमार जी हैं उनका 7 जुलाई 2021 को निधन हो गया था। और ठीक, अब पुस्तक का जो सार है दोस्तों, आपको हम ये भी बताते चले, जो पुस्तक का सार है, तो उसमें दिलीप साहब के जो मूल नाम था, यानी यूसुफ खान, ना, यूसुफ खान, जो दिलीप जी का मतलब कि मूल नाम था यूसुफ खान, ये उनके नाम से रिलेटेड, और उनकी जो एक मूवी आई थी ज्वार भाटा 1944 में, उससे रिलेटेड ये पुस्तक में जानकारियाँ दी गई हैं, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर कुछ उनके बारे में दी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने न्यूज़ पर, जापान में वोल्केनो, जो जापान वोल्केनो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जापान में जो वोल्केनो है, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि हम बात करें दोस्तों कि जापान में जो क्यूशू द्वीप है, समूह है, उस पर सकुराजिमा ज्वालामुखी फिर से मतलब कि धधक उठी है दोस्तों, मतलब फटी है दोस्तों, ठीक। ज्वालामुखी में रविवार को लावा निकलने के बाद पूरे इलाके में खाली करा लिया गया। ज्वालामुखी जब रविवार को ये लावा यहाँ से फटा, वोल्केनो विस्फोट हुआ, तो वहाँ से मतलब लोगों को हटा लिया गया। उच्चतम स्तर का अलर्ट लेवल 5 जारी किया गया है। आपको बता दें, ज्वालामुखी विस्फोट को देखते हुए उच्चतम स्तर का जो अलर्ट लेवल है 5 जारी किया गया। आपको ये भी बताते चले कि ये जो जहाँ पर यानी क्यूस द्वीप है, जहाँ ये सकुराजिमा ज्वालामुखी फटी है दोस्तों, विस्फोट हुआ है, उससे कुछ किलोमीटर दूरी पर परमाणु रिएक्टर मौजूद है जापान का, ठीक। ये ज्वालामुखी जो है कागोशीमा प्रांत में स्थित है, जापान के कागोशीमा प्रांत में स्थित है। ये जापान के दक्षिणी हिस्से में है, जो कागोशीमा प्रांत है ये जापान के दक्षिणी हिस्से में है, ठीक है। आगे चलते हैं। ज्वालामुखी विशेषज्ञ रॉबिन जॉर्ज एंड्रयू ने कहा कि यह पूरा इलाका ज्वालामुखी विस्फोट के लिए पूरी तरीके से तैयार भी है। वहाँ पर प्रॉपर लोगों को क्या किया गया है दोस्तों, मतलब कि इससे कैसे मतलब कि डील करना है, ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से दी भी गई है वहाँ के लोगों को ज्वालामुखी से बचने के लिए, ठीक। उनके द्वारा इस विस्फोट यहाँ पर मतलब कि विस्फोट होते रहते हैं, ऐसा जानकारी दी गई है रॉबिन जॉर्ज एंड्रयू के द्वारा, ठीक। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड, जो हमारा ज्वालामुखी जो स्थान है, प्लेस है, उसके बारे में हम देख सकते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर है ना, वोल्केनो जो फटा है उस प्लेस को पर्टिकुलर देख सकते हैं दोस्तों। तो इस वोल्केनो का नाम और इसके अगल बगल जो रिवर है, नदी हैं, सीज़ हैं, जो भी कुछ है, आपको ये ध्यान में देखना होगा दोस्तों। तो ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख भी सकते हैं, आप सर्च कर आप देख भी सकते हैं, ठीक है, आपको बताता चलो, ठीक है फ्रेंड। ये पर्टिकुलर वोल्केनो है, यहीं पर विस्फोट हुआ है वोल्केनो, ठीक। ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो जो जगह है आप वीडियो में देख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों, एडिटोरियल है। भारत में 5 नए रामसर वेटलैंड स्थलों को नामित किया गया है दोस्तों। 5 और रामसर वेटलैंड स्थलों को नामित किया गया है, नॉमिनेटेड किया गया है, ठीक है फ्रेंड, ठीक। इससे पहले भारत के पास मतलब रामसर स्थलों की संख्या कितनी थी? 49 थी। अब कितनी हो गई दोस्तों? 54, ठीक है। आपको बता दें दोस्तों, ये जो रामसर वेटलैंड स्थल है, ये 3 तमिलनाडु स्टेट से मतलब मिले हैं, मतलब कि रखे गए हैं, और मिजोरम से 1, मध्य प्रदेश से 1 शामिल है इसमें, ठीक। हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये 5 हमारे जो मतलब कि नए रामसर स्थल हैं, साइट है इंडिया की, वो उसके नाम और उसके स्थान है दोस्तों। आप इससे फोटो ले सकते हैं और उनके नाम भी ले सकते हैं। हम 5 रामसर साइट को बारे में बात करते हैं, रामसर साइटों के बारे में बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो पहला है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य ना, जो करिकिली बर्ड सेंचुरी है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में ये 21 हेक्टेयर में संरक्षित क्षेत्र है, ठीक। जो कारिकिली बर्ड सेंचुरी है दोस्तों, वो तमिलनाडु के कांचीपुरम में 21 हेक्टेयर संरक्षित क्षेत्र में है, ठीक। अभ्यारण्य चेंगलपट्टू के दक्षिण चेन्नई में लगभग 75 किलोमीटर दूर है, चेन्नई से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। दूसरा जो रामसर साइट है दोस्तों, वो है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक। ये भी चेन्नई में स्थित है, ठीक है। तो पल्लीकरनई और करिकिली ये दोनों तमिलनाडु में स्थित हैं। ये मीठे पानी का दलदल स्थान है, ठीक है, मीठे पानी का एकमात्र दलदल स्थान है चेन्नई में। आपको बता दूं दोस्तों, ये आर्द्रभूमि के लिए साउथ में एकमात्र जीवित पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक। दक्षिण भारत के कुछ और अंतिम शेष प्राकृतिक आर्द्रभूमियों में से ये वन ऑफ द वन है, ठीक है, ये एक है, ठीक है। ये दूसरा है पिचवरम मैंग्रोव। ये भी दोस्तों आपको बताता चलो, तमिलनाडु के कुड्डूलोर जिले में चिदम्बरम के एक पास गांव में स्थित है। यानी 3 साइटें जो करिकिली पक्षी अभ्यारण्य यानी करिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव, ये 3 साइटें तमिलनाडु की हैं, ठीक है फ्रेंड, जो रामसर स्थल में सूची में रखी गई हैं, ठीक। मैंग्रोव भारत का सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है, जो 1100 हेक्टेयर में फैला हुआ। जो मैंग्रोव है
पीच वर्म मैंग्रोव ये दोस्तों 1100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है, वन ऑफ द वन है। ठीक है, अब बात करते हैं जो पाला अर्धभूमि यानी पाला वेटलैंड है। ये पाला वेटलैंड दोस्तों आपको बताते चलिए ये मिजोरम स्टेट में है। ये सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है इंडिया की और प्रसिद्ध स्थल चिन्हित हरे भरे जंगलों से ये घिरी हुई है। जानवर और पक्षियों की एक श्रृंखला सहित पशु प्रजातियां की समृद्ध विविधता का घर भी है ये। ठीक, सांख्य सागर की बात करें, पांचवा जो है हमारा सांख्य सागर। सांख्य सागर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है दोस्तों। माधव राष्ट्रीय उद्यान की सुंदरी पारिस्थितिकी का एक अभिन्न अंग सांख्य सागर भी है। जो मतलब कि माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसका एक पारिस्थितिक एक अभिन्न अंग क्या है, सांख्य सागर है। ठीक, मध्य प्रदेश में सांख्य सागर, पाल आर्द्रभूमि यानी पाल जो पाला वेटलैंड है वो मिजोरम में, पिचवर्म मैंग्रोव, अब पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और करिकिली बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में और सांख्य सागर आपका मध्य प्रदेश में। ये पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए और कहाँ है ये साइटें आपको ये पता होनी चाहिए। क्लियर फ्रेंड, आगे चलते हैं। वेटलैंड यानी जो रामसर वेटलैंड है भारत में, उसके उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही है दोस्तों कि जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और मानव जीवन को बनाए रखने में के लिए महत्वपूर्ण है आर्द्रभूमि, उसको मतलब संरक्षित करना, उसको डेवलप करना और उसे बनाए रखना, ये इसकी क्या है उद्देश्य है। ठीक है, जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और मानव जीवन के बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंस नेटवर्क विकसित किया गया वेटलैंड के थ्रू द्वारा दोस्तों, उसे बनाए रखना, उसे संरक्षित रखना, ये इसका उद्देश्य है भारत में रामसर वेटलैंड का। ठीक, भारत में जो 5 नए रामसर स्थल उसके बारे में बता दिया आपको दोस्तों। रामसर कन्वेंशन क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रामसर सम्मेलन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। रामसर एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। आपको बता दूं फ्रेंड, ये 2 फरवरी 1971 को स्थापित किया गया था। कन्वेंशन का नाम कैस्पियन सागर और ईरान के रामसर शहर यानी कैस्पियन सागर और रामसर जो ईरान का एक स्थान है उसके नाम पर ईरान का एक स्थान है दोस्तों। ठीक है, रामसर शहर है उसके स्थान नाम पर ये रखा गया है। रामसर सम्मेलन 1975 में लागू किया गया था, आपको बताते चलो दोस्तों। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट मतलब टॉपिक है 36 नेशनल गेम। ठीक है, 36 नेशनल गेम गुजरात 2022 के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। आगे चलते हैं। तो भूपेंद्र पटेल जी, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल जी। उन्होंने बताया गांधीनगर में 36 राष्ट्रीय खेलों का लोगो लॉन्च किया है। जो भूपेंद्र पटेल जी हैं मुख्यमंत्री गुजरात के, उन्होंने गांधीनगर में 36 राष्ट्रीय खेलों के लोगो को लॉन्च किया है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 36 खेलों और भागीदारी के लिए साझा करेंगे, क्योंकि वो एकता के लिए खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं। यानी IOA के द्वारा ये बोला गया दोस्तों कि जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी राज्यों के जो 38 खेल हैं, 38 खेलों की भागीदारी और साझा करेंगे और इससे देश में क्या बनेगी, यूनिटी आएगी खेलों से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे। तो 27 सितंबर से ये जो खेल है इसको 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच होना है और ये गुजरात के 6 शहरों में गांधीनगर, अहमदाबाद और सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में होना है। ठीक है फ्रेंड, इसके थ्रू दोस्तों स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना, ठीक है, और उसमें निरंतरता लाना और खेलों को और ही अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए बातें कही गई हैं। इसके थ्रू दोस्तों इससे पहले संपन्न खेलों में बात करें तो इंडियन यूथ गेम्स भी देखा गया है। ठीक है, मलखंबा और योगासन को इंडियन यूथ गेम्स में पहली बार क्या किया गया था दोस्तों, लाया गया था। ठीक है, मलखंबा और योगासन को कार्यक्रम में शामिल किया गया था, आपको बता दें इससे पहले। ठीक, खेलों के लिए समर्थन जुटाने के लिए IOA के परामर्श पर गुजरात ओलंपिक संघ द्वारा विस्तृत योजनाएं तैयार की गई हैं। ठीक, महासचिव यानी जो है IOA के वो राजीव मेहता जी ने एक बयान में कहा कि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, यानी गुजरात में एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है दोस्तों। राज्य और ओलंपिक संघ अन्य अधिकारियों द्वारा समर्थित रूप से खेल प्रशंसकों के लिए मनोरंजक बनाने के लिए साथ साथ गुजरात की क्षमता के लिए बुनियादी ढांचे, संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए रात दिन काम कर रही है। यानी गुजरात सरकार जो है इसके लिए रात दिन काम कर रही है इस खेल को सफल बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों EU इमरजेंसी प्लान। यानी यूरोपीय जो देश हैं उन्होंने दोस्तों 15% की जो गैस है उसकी खपत की कटौती करने के लिए एक मीटिंग बैठाई थी दोस्तों। तो ठीक है, मीटिंग अरेंज की थी। आपको बताते चले दोस्तों कि ये जो इस टाइम गैस प्रॉब्लम आए हैं ये रूस की वजह से आया है। ठीक है दोस्तों, जो रूस और यूक्रेन का मतलब कि युद्ध चल रहा है उसकी वजह से। ठीक फ्रेंड, आपको बताते चले कि इसके लिए 15% की कटौती करने की बातें कही गई हैं। इस मीटिंग में जो देश हैं यानी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो आपस में मतलब मीटिंग किए हैं, तो नेचुरल गैस की खपत में 15% की कटौती करने का प्लान बनाया है दोस्तों। सर्दियों के टाइम में गैसों का स्टोरेज बढ़ाने के मकसद से ये काम किया गया है। यानी सर्दियों के समय में क्योंकि उनको ज़रूरत ज़्यादा होती है, यूरोपियन कंट्रीज़ में गैसों की खपत ज़्यादा होती है, इसलिए इस प्लान को लाया गया है। आपको बताते चले दोस्तों कि जो यूरोपीय देश है एनर्जी मिनिस्ट्री की बैठक के बाद मंगलवार को इस फैसले का ऐलान किया गया। ठीक, रूस की तरफ से गैस की सप्लाई में कई महीनों से जारी कटौती के बावजूद यूरोपीय
जो देश हैं वो खपत में 5% की कमी आ गई है, यानी रूस की कटौती की वजह से। रूस इस टाइम युद्ध चल रहा है दोस्तों यूक्रेन से, आपको पता ही होगा। तो इसकी वजह से रूस ने अपने ओर से कटौती की थी, जिसकी वजह से 5% की वहाँ पर खपत में क्या आई थी, कमी आई थी। यूरोपियन कंट्रीज़ में कमी आई थी। यूरोपीय यूनियन के इस फैसले ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि गैस की खपत इस कटौती का पहले से मंदी के खतरे का सामना करे इकोनॉमिक पर भी असर पड़ेगी। ये इकोनॉमिक पर भी असर पड़ेगा दोस्तों। ये प्रॉब्लम आगे देखते हैं क्या होता है, इसके बारे में आगे चर्चा होगी, लेकिन इसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत ही लंबा होगा दोस्तों। आने वाले समय में बहुत ही बैड तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ पर, या फिर हो सकता हो अगल बगल के जितने भी डिपेंडेंसी हो उन सब कंट्री पर उसके लिए पड़ सकती है। यूरोपियन कंट्रीज़ पर भी जो डिपेंड होते हों उनको भी पड़ सकती है। ठीक, इसमें 27 देशों ने, इस मीटिंग में पर्टिकुलर यूनियन जो थी यूरोपियन यूनियन थी, उसमें 27 देशों के बीच ये इमरजेंसी प्लान को क्या किया गया दोस्तों, मतलब बातचीत रखी गई 27 देशों के बीच। आपको जैसा कि पता होना चाहिए दोस्तों, यूरोपीय देश जो हैं सर्दियों के समय ही तेल गैस का ज़्यादा से ज़्यादा भंडार जमा करते हैं। ये उद्देश्य भी यही चीज़ है उनको, मतलब कि इसलिए 15% की कटौती भी की है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस गैस की सप्लाई घटी है। आपको बता दें दोस्तों, यूक्रेन युद्ध जब से हो रहा है, मतलब रूस और यूक्रेन से, तब से गैस की कटौती हुई है। ठीक है, आपको बता दें यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं दोस्तों, वो 40% सप्लाई मतलब रूस ही अकेला करता था। रूस अकेला यूनियन कंट्रीज़ को दोस्तों 40% गैस की सप्लाई करता था। ठीक है फ्रेंड, इतना ही नहीं, उसने पाइपलाइन से जुड़ी टरबाइन्स की तकनीकी में भी खराबियों का हवाला दिया है। ठीक, जो रूस है, मतलब उन्होंने रूस और यूक्रेन से जो हमला हो रहा है इसका तो उन्होंने मतलब कटौती करने के लिए हवाला तो दिया ही है कि भाई हमारे यहाँ युद्ध चल रहा है तो आपके यहाँ गैस मतलब नहीं पहुँच सकती, इसके लिए तो हवाला ही दिया ही है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि मतलब कि उनके जो गैस है पाइपलाइन है उसमें प्रॉब्लम से इशू है, इसके लिए उन्होंने रूस ने मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ को मतलब बातें बताई हैं कि ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं अपनी तरफ से कटौती कर रहा हूँ गैसों में। ठीक, सर्दियों में मतलब वहाँ पर मांगे बढ़ जाती हैं, आपको मैंने बताया काफ़ी बढ़ जाती हैं, ये बातें मैंने आपको बताया दोस्तों। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन ने फैसले की खास बातें जो थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो EU के सभी सदस्य देश अगस्त से मार्च के दौरान वॉलंटरी तौर पर यानी अपनी मर्जी से गैस की खपत 15% की कटौती करेंगे। ठीक है, 15% की ये कटौती साल 2016 से 2021 के 5 सालों की औसत सालाना खपत के मुकाबले में ही होगी। जो 2016 से 2021 के 5 साल की औसत खपत थी उसी के तहत दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग 15% की कटौती होगी आने वाले नेक्स्ट ईयरों में। सप्लाई के मामले में अगर बात करें तो दोस्तों, हालात बने तो कटौती का अनिवार्य और बाध्यकारी भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यूनियन जो यूरोपियन यूनियन थी कम से कम 5 देशों की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। इसमें कितने, कम से कम 5 देश अगर प्रस्ताव लाते हैं तब ये चीज़ें पूरी तरीके से मतलब बाध्यकारी यानी बाइंडिंग हो, पूरी तरीके से बंद 15% की कटौती होगी। आपको बता दें दोस्तों कि उस पर 15 देशों की सहमति जरूर होगी, और उस चीज़ पर 15 देशों की सहमति भी जरूर होनी चाहिए। आयरलैंड और माल्टा और बाल्टिक देशों की गैस सप्लाई नेटवर्क EU की बाकी देशों से जुड़ा हुआ नहीं है। जो आयरलैंड है और माल्टा और बाल्टिक देश हैं, इनका जो नेटवर्क है यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों से जुड़ा हुआ नहीं है, गैस सप्लाई का जो नेटवर्क है। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें 15% का अनिवार्य कटौती के दायरे से बाहर भी रखा जा सकता है। ठीक है, रखा गया है। ठीक, जो देश गैस के स्टोरेज को टारगेट पूरा कर लेंगे, जो भी देश स्टोरेज को टारगेट पूरा कर लेंगे, वो मतलब कि ज़्यादा गैस जमा कर, जिनके पास लक्ष्य से ज़्यादा गैस जमा हो जाएगी उन्हें भी कटौती के दायरे से बाहर रखा जाएगा। ठीक, मिसाल के तौर पर जर्मनी में अभी गैस का स्टोरेज 66% है, जबकि उसके लिए 1 अगस्त तक का टारगेट 45% ही है। ठीक, 1 अगस्त तक का टारगेट कितना है, 45%, लेकिन जर्मनी में अभी भी कितने परसेंट स्टोरेज दोस्तों, 66%, 66%। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों हमारा। तो कौन है ब्रिटेन की नई गृह मंत्री? प्रीति पटेल। ठीक है, प्रीति पटेल ब्रिटेन की नई गृह मंत्री बनी है, इसके बारे में बात करते हैं, इनके बारे में बातें करते हैं दोस्तों। तो बोरिस जॉनसन के कैबिनेट में दोस्तों प्रीति UK की इंटीरियर मिनिस्ट्री का पद संभालेंगी। ठीक है, ठीक, हाँ, प्रीति के माता पिता भारतीय मूल के थे। ठीक है, आपको बताते चले जो प्रीति के माता पिता थे वो भारतीय मूल के ही थे। ठीक है फ्रेंड, और उस टाइम उनका एज क्या है, 37 साल है दोस्तों। विवादों के कारण पद छोड़ना पड़ा था इन्हें, मतलब एक विवाद हुआ था दोस्तों, थेरेसा मे की सरकार में प्रीति को इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी बनाया गया था, तो एक विवाद चला था दोस्तों, उसके तहत इनको 2017 में प्रीति ने मतलब कि क्या दिया था, अपने परिवार को लेकर, मतलब इजराइल 2017 में ये अपने परिवार को लेकर इजराइल की छुट्टियां मनाने चली गई थी, और वहाँ पर वो नेतन्याहू जी से भी मिली थी। ठीक है दोस्तों, इजराइल के जो उस टाइम PM थे उनसे मिली थी, तो उसके लिए विवाद में थी, तो उनको अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। आपको बताते चले दोस्तों कि भारतीय विचारों और मोदी की ये समर्थक है, जो भारतीय विचार हैं और मोदी जी के ये फॉलोअर्स भी हैं। ठीक, आपको बता दें दोस्तों कि इन्होंने मतलब कि प्रीति जो है ब्रिटेन की मूल निवासी हैं। ठीक, भारतीय मूल की भी हैं। ठीक है, इस टाइम वो ब्रिटेन में है, तो ब्रिटेन की भी मूल निवासी हैं दोस्तों, भारत की मूल की भी हैं। ठीक,
तो इनके बारे में इतना ही। आगे चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों स्लाइड में। हाँ देखते हैं। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, भारत की पहली बार, फर्स्ट इतिहास में पहली बार ये ऐसा हुआ है दोस्तों कि नेपाल ने भारत को क्या सीमेंट को इंपोर्ट किया है, भारत में सीमेंट का निर्यात किया है। ठीक है दोस्तों, यानी भारत ने नेपाल से सीमेंट लिए हैं। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक, ये इतिहास में पहली बार। शुक्रवार 8 जुलाई को इतिहास में पहली बार सुनौली सीमा से सीमेंट की पहली खेप भारत भेजी गई। ठीक है, 3000 बोरियों की पहली खेप उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी एक चेक पोस्ट के जरिए भारत में आई। ठीक है दोस्तों, ये नेपाल के नवलपरासी जिले से पल्पा सीमेंट इंडस्ट्री से आई थी। ठीक है, जो पल्पा सीमेंट इंडस्ट्रीज है नेपाल के नवलपरासी जिले में, वहाँ से 3000 बोरियाँ आई थी पहली बार दोस्तों 8 जुलाई को। तो पहली बार भारत ने नेपाल, अपने पड़ोसी देश नेपाल से दोस्तों सीमेंट लिया था। ठीक, खरीदा था। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। इससे नेपाली कारोबारी जो हैं उनको उत्साह मिला और बाजार खुलने से वो उत्साहित भी हैं। ठीक, जो पाल्पा सीमेंट इंडस्ट्रीज है उन्होंने तानसेन के ब्रांड नाम से सीमेंट का उत्पादन करती है। यानी जो पाल्पा सीमेंट इंडस्ट्रीज है वो तानसेन के ब्रांड नाम से सीमेंट का उत्पादन करती है। ठीक, भारत का सीमेंट का निर्यात शुरू किया, यानी नेपाल, मतलब ये जो पाल्पा इंडस्ट्रीज है वहाँ पर उसने मतलब भारत को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड, आगे बात कर ले। नेपाल सरकार ने बजट में सीमेंट निर्यात के लिए 8% की सब्सिडी दी है। ठीक है, नेपाल सरकार ने वहाँ पर 8% की क्या दी है, 8% की दोस्तों सब्सिडी दी है, जिसके चलते नेपाल के कारोबारियों को सीमेंट निर्यात करने को लेकर उत्साह है। ठीक, बाजार की कमी के चलते नेपाल ने की सीमेंट इंडस्ट्री को दिक्कतें भी हैं। आपको बताते चले दोस्तों कि जो नेपाल की इंडस्ट्रीज है उन्हें दिक्कतें भी, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो अब बात कर लेते हैं। नेपाल जो सीमेंट प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अनुसार नेपाल 15,000 करोड़ रुपए नेपाली रुपए यानी 9,424.91 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ के सीमेंट का निर्यात की क्षमता है। नेपाल के सीमेंट का उद्योग विशाल क्षमता के बावजूद बाजार की कमी के कारण समस्याओं का सामना करता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर बाजार की कमी है। ठीक, आपको बताते चलो दोस्तों। तो PR मैनेजर जीवन निरौली के अनुसार, जो पाल्पा इंडस्ट्रीज में पहली भारत सीमेंट, मतलब कि जो पाल्पा इंडस्ट्रीज के मैनेजर जीवन निरौली के अनुसार नवल पारसी संयंत्र के हर दिन 1800 टन क्लिंकर और 3000 टन सीमेंट का उत्पादन करने की क्षमता है। उन्होंने ये भी बातें बताई हैं। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। ओके, बाय।